हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनआर करंट जीके क्लासेज में। हम इस वीडियो में बात करेंगे स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर है। लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है वीवीपी भावनगर डिवीजन का 13/12/2025 का। यहाँ पर मैं आपको ऑल 110 क्वेश्चन हल कराने वाला हूँ विद एक्सप्लेनेशन के साथ में, जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मैं यहाँ पर आपको जिस तरह से ये पेपर हल कराने वाला हूँ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हल कराने वाला हूँ। बहुत ही डीपली तरीके से आपको हर क्वेश्चन के साथ में अलग से मसाला मिलेगा, अलग से जानकारी मिलेगी आपको, जिससे आप अपने जो ज्ञान है डब्ल्यूएलआई से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं, जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं, वो सभी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। सभी के लिए धन्यवाद है। तो शुरू करते हैं। देखिए, ये रहा पेपर है 13/12/2025 का पेपर है। 2 घंटे का समय दिया होता है और 100 मार्क का ये पेपर होता है। सभी प्रश्नों के अंक समान होते हैं। पहले आप 100 क्वेश्चन जो भी करेंगे वही चेक किए जाएंगे। टोटल 110 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से 100 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। नेगेटिव मार्किंग होती है, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए, मैंने पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी बना दिया है, जिसमें 55 नंबर तक क्वेश्चन हल कराए थे। 55 तक मैंने यहाँ पर क्वेश्चन हल करा दिए थे। हम इस सेकंड पार्ट में 56 से लेकर 110 तक 110 तक हल कराने वाले हैं। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको बता दूं, इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, उस पर क्लिक करते ही आप टेलीग्राम पर पहुंच जाएंगे। वहां पर ज्वाइन करने के बाद आपको इस तरह की कई पीडीएफ और मिल जाएंगी, तो आप पीडीएफ भी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 55 क्वेश्चन हल करा दिए थे, तो हम 56 पर क्वेश्चन नंबर जो 56 रहेगा, सीधा 56 पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए 56 नंबर, ये देखिए 56 नंबर क्वेश्चन रहा। यहाँ पर देखिए 56, रेलवे कर्मचारी, पहला ही क्वेश्चन होगा आज की इस वीडियो का। रेलवे कर्मचारी का रोजगार निरंतर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि कार्य की अवधि औसतन 12 घंटे की शिफ्ट में डैश से अधिक है, डैश से अधिक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर आप समझ लीजिए, मैंने ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट में समझा दिया था कि जो HOER होता है, HOER है हावर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन, जो 2005 में लागू हुआ था, उसके तहत कर्मचारियों को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहले एक बार ये क्लियर कर लीजिए, आप यहाँ पर इसको समझ लेंगे तो कई क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। तो पहला जो वर्गीकरण है, जैसे वो होते हैं गहन, जिनको इंटेंसिव बोलते हैं। दूसरे होते हैं निरंतर, निरंतर जिनको कंटिन्यूअस बोलते हैं। और तीसरे होते हैं आवश्यक रूप से एसेंशियल इंटरमिटेंट। और चौथे होते हैं अपवर्जित या एक्सक्लूडेड, अपवर्जित या एक्सक्लूडेड। ये 4 प्रकार के कर्मचारी होते हैं HOER के तहत। गहन क्या होते हैं? गहन कौन से होते हैं? जब इनकी ड्यूटी 8 घंटे की होती है और 8 घंटे की ड्यूटी में ये 1 घंटे से कम निष्क्रिय रहते हैं, मतलब ज़्यादातर व्यस्त रहते हैं। शारीरिक मानसिक तौर पर ये व्यस्त रहते हैं। इनकी ड्यूटी, औसत ड्यूटी जो प्रतिदिन की आती है वो 6 घंटे की औसत ड्यूटी हो रही है, और प्रति सप्ताह ये 42 से 45 घंटे तक वर्क करते हैं और 30 घंटे इनको औसत समय विश्राम का दिया जाता है। जैसे कंट्रोलर है, मोटरमैन है, RRI पर काम करने वाले कर्मचारी, ये सभी गहन की श्रेणी में आएंगे। दूसरे जो कर्मचारी हैं वो निरंतर में आते हैं। निरंतर में कौन से आएंगे? 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं और ये 2 घंटे तक निष्क्रियता रहने के लिए इनको समय मिल जाता है। 2 घंटे तक ये निष्क्रिय रहते हैं। औसत जो ड्यूटी है इनकी प्रतिदिन की 8 घंटे की होती है और प्रति सप्ताह ये 48 से 54 घंटे काम करते हैं। इनको भी 30 घंटे का रेस्ट दिया जाता है। इसमें स्टेशन मास्टर है, पॉइंट्समैन है, रनिंग कर्मचारी हैं, ये इसमें आ जाएंगे। तीसरे मैंने बताया था एसेंशियल इंटरमिटेंट AI, ये आवश्यक रूप से विरामी है। ये इनकी जो ड्यूटी है 12 घंटे की ड्यूटी होती है। शारीरिक और मानसिक जो एकाग्रता है उसको बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब इनको कोई भी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। 10 से 12 घंटे प्रति दिन ड्यूटी करते हैं और प्रति सप्ताह ये 60 से 72 घंटे ड्यूटी करते हैं। तीसरे इस प्रकार से हो जाते हैं। चौथे होते हैं अपवर्जित या एक्सक्लूडेड, जो उसमें सुपरवाइजर आते हैं, इनकी ड्यूटी 24 घंटे ड्यूटी होती है। तो इस प्रकार से मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में भी बताया था,
बहुत बेहतरीन तरीके से उसमें समझाया। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया कि 4 प्रकार के कर्मचारी, जिससे आपको यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो। यहाँ पर जो पूछा गया था 56 में देखिए, रेलवे कर्मचारी को रोजगार निरंतर मतलब जो कंटिन्यूअस वाले हैं कर्मचारी में वर्गीकृत किया जाता है यदि कार्य की अवधि औसत 12 घंटे की शिफ्ट में से अधिक है। तो ये 6 घंटे से 6 शिफ्ट में 6 से अधिक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा ऑफ 56 नंबर क्वेश्चन का। अगला देखिए 57, ईआई अभी बताया था एसेंशियल इंटरमीडिएट। ईआई वर्गीकरण में रेलवे कर्मचारी को बशर्ते रेलवे क्वार्टर कार्यस्थल से आधा किलोमीटर से अधिक दूरी हो तो 1 सप्ताह में घंटे की जो ड्यूटी है वो कितनी होनी चाहिए। 1 सप्ताह के बारे में पूछा है, एसेंशियल इंटरमिटेंट, तो ये 60 घंटे होनी चाहिए। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा ऑफ क्वेश्चन नंबर 57। 57 का हो गया है 60। अभी मैंने आपको बताया था ईआई कौन से होते हैं, जो 12 घंटे की ड्यूटी होती है। इनको शारीरिक और मानसिक एकाग्रता बनाने की कोई भी जरूरत नहीं होती है और कोई दिमाग लगाने की इनको आवश्यकता नहीं है। ये सप्ताह में 60 से 72 घंटे तक की ड्यूटी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 आपका इस तरह से है। अगला देखिए 58 है, कर्मचारियों के संबंध में ओवरटाइम की गणना के प्रयोजन के लिए औसत अवधि द्विसाप्ताहिक है। तो ये इंटेंसिव जो गहन कर्मचारी हैं उनके लिए इस टाइप से है। अगला क्वेश्चन देखिए 58 के बाद 59, निरंतर श्रेणी में वर्गीकृत रेलवे कर्मचारी को कम से कम डैश लगातार घंटे का साप्ताहिक विश्राम प्रदान किया जाता है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि 30 घंटे का, जो कंटिन्यूअस होते हैं उनको 30 घंटे का विश्राम दिया जाता है। साप्ताहिक विश्राम की बात करें तो 30 घंटे का। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 60, रेलवे में कार्यरत मशीनरी का नाम संगठित श्रमिकों के साथ संपर्क बनाए रखने, श्रमिकों और प्रशासन के बीच मतभेदों को सुलझाने के लिए पीएनएम होती है। एक पीएनएम जिसकी फुल फॉर्म, पीएनएम की जो फुल फॉर्म होती है परमानेंट परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। क्वेश्चन 60 का सी सही है। इसकी स्थापना, पीएनएम की स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 1952 को इसकी स्थापना हुई। ये 3 स्तर पर काम करती है, 3 स्तर पर ये काम करती है। अगर अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष कौन होते हैं, अगर हम मंडल स्तर की बात करें तो मंडल स्तर पर इसके अध्यक्ष डीआरएम साहब होते हैं और कारखाना स्तर की बात करें तो सीडब्ल्यूएम चीफ वर्कशॉप मैनेजर होते हैं। अगर हम क्षेत्रीय स्तर की बात करें तो क्षेत्रीय स्तर पर जीएम साहब होते हैं और रेलवे बोर्ड स्तर पर, अगर रेलवे बोर्ड की बात करें तो रेलवे बोर्ड स्तर पर महानिदेशक इसके अध्यक्ष होते हैं। पीएनएम के बारे में आपको बताया तो पीएनएम परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी 1 जनवरी 1952 को स्थापना 3 स्तर पर काम करती है। अध्यक्ष की बात करें तो मंडल स्तर पर डीआरएम, कारखाना स्तर पर सीडब्ल्यूएम, क्षेत्रीय स्तर पर जीएम और रेलवे बोर्ड स्तर पर महानिदेशक इसके अध्यक्ष होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ऑफ क्वेश्चन नंबर 60। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 61। यहाँ पर देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, मैं आपको हिंदी में करा रहा हूँ, आपको जैसा उचित लगे ऐसा आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, दोनों भाषाओं में दिया हुआ है। 61 में देखिए, यदि कटौती सरकारी समितियों से संबंधित है तो वेतन भुगतान अधिनियम के अनुसार कर्मचारी के लिए क्या कटौती की अनुमति है। तो कटौती 75% तक की जा सकती है, 75% तक। वेतन भुगतान अधिनियम क्या है, 1936। इसका क्या उद्देश्य है, वेतन निर्धारित करना कि उसका वेतन कितना है, वेतन काल निर्धारित करना, वेतन का को सही समय पर दिलवाना, भुगतान सुनिश्चित करवाना और जो अवैध कटौती हैं उनको रोकना, ये इसका उद्देश्य है। यहाँ पर जो पूछा गया है कि कुल कटौतियां कर्मचारी के कुल प्राप्तियों के 50% से अधिक नहीं हो सकती, 50% से अधिक नहीं हो सकती, लेकिन कटौती सरकारी को समितियों के संबंध से आ जाए, सरकारी की समितियां शामिल हो जाएं तो उसको 75% तक किया जा सकता है, 75% तक उसको किया जा सकता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 61। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 62, फैक्ट्री एक्ट
1948 was came into effect। कारखाना अधिनियम 1948 कब लागू हुआ ये पूछा गया है। तो 1 अप्रैल 1949 को लागू हुआ। बना कब था? 1948 में बना था। लागू हुआ 1 अप्रैल 1949 को। अगर हम बात करें पहला कारखाना कानून, फर्स्ट कारखाना कानून, ये आया था 1881 में। और इसका जो उद्देश्य है, कारखाने में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, श्रमिक हैं, के बारे में कानून को, जो कानून है उसको संगठित करना कि किस तरह से ये काम करेंगे, उनके लिए कानून बनाना। जैसे हम बात करें कि एक दिन में जो श्रमिक हैं वो 9 घंटे से अधिक काम नहीं करेंगे, एक वीक में 48 घंटे से अधिक काम नहीं करेंगे। यदि 5 घंटे तक लगातार उनसे काम कराया जाता है तो आधे घंटे का उनको विश्राम दिया जाएगा, रेस्ट दिया जाएगा। इस तरह से बहुत सारे कानून बनाए हुए हैं। तक कारखाना अधिनियम 1948 यहाँ पर जो पूछा गया था कब लागू हुआ है, तो 1 अप्रैल 1949 को लागू हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक फैक्ट्री बनाने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होती है? जब भी फैक्ट्री बनाई जाती है तो फैक्ट्री या तो पावर के साथ होगी या बिना पावर के साथ में होगी। यदि पावर के साथ कर्मचारी होते हैं तो 10 कर्मचारी मिनिमम होने चाहिए, पावर के बिना 20 कर्मचारी मिनिमम होने चाहिए। तभी दोस्तों यह नियम कारखाना अधिनियम में ही आता है। और फैक्ट्री बनाने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता पावर के साथ में 10 और बिना पावर के साथ में 20। पावर का मतलब इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64। यदि महिला कर्मचारी की आयु सीमा से अधिक है, देखो आयु सीमा नहीं है, यहाँ केवल संख्या है, संख्या से अधिक है तो कारखाने में क्रैच सुविधा अनिवार्य है। क्रैच मतलब पालना घर की सुविधा होनी चाहिए। कितने? 30 प्लस कर्मचारी, महिला कर्मचारी होने चाहिए, तभी यह सुविधा मिलेगी। हम और बात कर लेते हैं, 30 प्लस पर क्या है? क्रैच सुविधा है। अगर 100 प्लस है तो CSO चीफ सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए। अगर 150 कर्मचारी हैं, 150 प्लस कर्मचारी हैं तो फर्स्ट एड बॉक्स होना जरूरी है। अगर 250 कर्मचारी हैं, 250 प्लस कर्मचारी हैं तो कैंटीन की सुविधा होना आवश्यक है। यदि 500 प्लस कर्मचारी हैं तो एम्बुलेंस होनी चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए और WLI होना चाहिए, वेलफेयर इंस्पेक्टर होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर जो पूछा गया था महिला कर्मचारियों के लिए क्रैच की सुविधा, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। 30 प्लस महिला होंगी तो पालना घर की सुविधा होनी आवश्यक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 65। औद्योगिक विवादों की जांच और निपटान के लिए कानून का नाम बताइए। तो कानून का नाम बताइए। यह है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 1947 को ये लागू हुआ था। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। इसका उद्देश्य होता है औद्योगिक विवादों की जांच करना और उनका निपटारा करना। ये औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 का उद्देश्य है। लागू हुआ था 1 अप्रैल 1947 को। अगला देखिए, ट्रेड यूनियन अधिनियम कब लागू हुआ? ट्रेड यूनियन अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये 1 जून 1927 को लागू हुआ। 1 जून 1927 को लागू हुआ। इसका उद्देश्य होता है श्रमिक और नियोक्ता के बीच में, या श्रमिक और श्रमिकों के बीच में, या नियोक्ता के बीच में संबंधों को स्थापित करना। ये ट्रेड यूनियन अधिनियम का उद्देश्य है। लागू हुआ 1 जून 1927 को। अगला देखिए, 67। कितने व्यक्ति एसोसिएशन बना सकते हैं? ट्रेड यूनियन अधिनियम के तहत ट्रेड यूनियन का पंजीकरण प्राप्त कर सकते हैं कि कितने व्यक्ति होंगे तब ट्रेड यूनियन का पंजीकरण करा सकते हैं? तो 7 व्यक्ति से अधिक होने चाहिए, 7 या 7 से अधिक। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। धारा 4 में बताया गया है इस तरह से किसी भी ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए कम से कम 7 सदस्य होना आवश्यक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 68। अधिनियम के तहत छटनी किए गए श्रमिकों के लिए क्या नियम और विनियम थे? तो ये औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25F में बताया गया नियम और विनियम औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 में बताया गया। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 69। कारखाना अधिनियम के तहत कितने श्रमिकों के लिए कल्याण का अधिकारी नियुक्त करना आवश्यक है? तो WLI, आप ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि 500
श्रमिक होंगे कारखाने में तब WLI डॉक्टर और एम्बुलेंस की आवश्यकता होगी। मैंने बताया था कि 30 प्लस महिला कर्मचारी होती हैं तो पालना घर की अनिवार्य होना चाहिए। 100 प्लस कर्मचारी हैं तो CSO चीफ सेफ्टी ऑफिसर है। 150 कर्मचारी हैं, 150 यदि कर्मचारी प्लस हैं तो फर्स्ट एड बॉक्स है। 250 प्लस कर्मचारी हैं तो कैंटीन की सुविधा, और अगर 500 प्लस कर्मचारी हैं तो एम्बुलेंस डॉक्टर और WLI नियुक्त करना आवश्यक होगा। तो यहाँ पर बी राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 70 व्हाट इज वर्किंग आवर्स पर वीक अंडर फैक्ट्री एक्ट। कारखाना अधिनियम के तहत प्रति सप्ताह कार्य घंटे क्या हैं, कार्य के घंटे क्या हैं। अभी ऑलरेडी मैंने पहले बताया था आपको कि कार्य के जो घंटे हैं वो 48 घंटे हैं, 48 घंटे की एक दिन में अधिकतम 9 घंटे वर्किंग होगी। 5 घंटे यदि लगातार कोई काम करता है तो उसको आधे घंटे का रेस्ट दिया जाएगा। एक सप्ताह में कार्य के जो घंटे हैं वो 48 घंटे होंगे। और इसके अलावा कारखाना अधिनियम में एक और कहा गया है कि शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक के कोई भी महिला कर्मचारी काम पर नहीं रहेगा, काम करने से रोका गया है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 70। अगला देखिए 71 द ऑफिसर हु मेडिटेड एंड प्रमोशन द सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इज कॉल्ड। औद्योगिक विवादों के निपटारे में मध्यस्थता और प्रोत्साहन करने वाले अधिकारी को क्या कहते हैं। कभी भी देख लो कहाँ इसको आप लगा सकते हो, सुलह अधिकारी, जो सुलह कराएगा वो सुलह अधिकारी होगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा ऑफ क्वेश्चन नंबर 71। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 72 पैटर्निटी लीव इज ग्रांटेड डेज। पितृत्व अवकाश कितने दिनों के लिए दिया जाता है, तो ये 15 दिनों का पितृत्व अवकाश होता है। 2 बच्चों के लिए ये पितृत्व अवकाश दिया जाता है। 2 बच्चों के लिए पुरुष कर्मचारी को दिया जाता है कि यदि कोई पुरुष कर्मचारी है, उसकी पत्नी प्रसूति होती है तो उसको 15 दिन का एक बार में अवकाश दिया जाता है। 15 दिन का ये जो लागू हुआ था 7 अक्टूबर 1997 से इसको लागू किया गया है। और ये अवकाश कब ले सकते हैं, प्रसूति से 15 दिन पहले और प्रसूति के 6 माह तक ले सकते हैं। यदि आप नहीं लेते हैं तो ये लैप्स हो जाएगा, दोबारा आपको नहीं मिलेगा। तो 6 महीने के भीतर भीतर आपको 15 दिन का ये अवकाश ले लेना चाहिए, पुरुष कर्मचारी को मिलेगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 73, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थानांतरण पर रेल कर्मचारियों को कार्यभार ग्रहण करने का समय स्वीकार्य है। 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी, एक बार समझ लीजिए इसको कि 1000 किलोमीटर तक 10 दिन का समय दिया जाता है, 1000 से लेके और 2000 तक 12 दिन का समय दिया जाता है, और 2000 से अधिक है तो 15 दिन का समय दिया जाता है। यदि 2000 किलोमीटर से अधिक है और अगर हवाई यात्रा की है, एरोप्लेन से यात्रा की है तो 12 दिन का समय दिया जाता है। यहाँ पर जो पूछा गया है कि 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी, तो 1 और 2 के बीच में आ जाएगा, 12 दिन का समय दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर समझिए कि यदि आपने हवाई यात्रा की है तो 1-2 दिन में पहुंच जाओगे, बाकी जो आपको समय है उसको जो दिन बचते हैं उनको LAP के साथ में जोड़ दिया जाएगा, जितने भी आपके दिन बचे हुए हैं उनको LAP में काउंट कर लिया जाएगा। तो ये आप यहाँ पर समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 74 में महिला रेल कर्मचारी डैश दिन तक मातृत्व अवकाश के लिए पात्र है। मैटरनिटी लीव के बारे में पूछा गया है तो 180 दिन का ये अवकाश दिया जाता है, मैटरनिटी लीव दिया जाता है। अविवाहित महिला भी इसके लिए पात्र होती है, एक बार में 180 दिन का ये दिया जाता है, मतलब 6 माह का ये अवकाश दिया जाता है। ये लागू हुआ था 1 सितंबर 2008 से इसको लागू किया गया है। ये छुट्टी यदि जैसे किसी महिला का गर्भपात या गर्भस्राव हो जाए तो चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर पूरे सेवा काल में 45 दिन का ये अवकाश महिला को दिया जाता है। यहाँ पर जो पूछा गया था मातृत्व अवकाश 180 दिन का, अगर गर्भस्राव या गर्भपात हो जाता है तो मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर 45 दिन की छुट्टी उसको दी जा सकती है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 74। अगला क्वेश्चन देखिए 75 HLAP प्रति माह किस दर पर जमा की जाती है। आपको पता है HLAP
20 एचएलपी इस साल भर में मिलती हैं। ये 1 जनवरी को 15 और 1 जनवरी को 10 और 1 जुलाई को 10, इस प्रकार से 20 मिलती हैं। तो 20 छुट्टी मिलती है आपको 12 दिन में, मतलब 5/3, तो 5/3 यहाँ पर मिलेगी पर मंथ। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। एचएलएपी, इनको जमा करने की कोई सीमा नहीं होती है, जबकि एलएपी आपने सुना होगा, एलएपी को 300 दिन तक जमा किया जा सकता है और रिटायरमेंट के समय 300 दिन का नकदीकरण कराया जा सकता है। अगला देखिए, 10 दिनों की अनाधिकृत अनुपस्थिति के लिए कितने एलएपी डेबिट किए जाएंगे? तो 10 दिन तक कोई अनुपस्थित रहता है अनाधिकृत रूप से, तो 1 एलएपी डेबिट कर लिया जाएगा। एलएपी आपको पता है कि साल भर में 30 मिलती हैं, 1 जनवरी को 15 और 1 जुलाई को 15, इस प्रकार से 30 छुट्टियां मिलती हैं। और एलएपी को अगर छुट्टी आपको लेनी है जैसे, तो 180 दिन की एक साथ आप छुट्टियां ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 77, संवर्ग बाह्य पदों के चयन के लिए प्रत्याशित रिक्तियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो 24 मतलब 2 साल की यदि कोई रिक्ति है और रिक्ति कोई बन रही है, तो 24 महीने का यहाँ पर ध्यान रखा जाना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 78, सिलेक्शन कमेटी इज कॉन्टेस्ट ऑफ ऑफिसर से कितने अधिकारी शामिल हो सकते हैं? तो 3 अधिकारी शामिल होते हैं, 3 अधिकारी शामिल होते हैं। कोई भी चयन समिति होती है, कम से कम 3 अधिकारी उसमें होते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 79, ग्रेड सी चयन में पदोन्नति के लिए निचले ग्रेड में न्यूनतम निवास अवधि क्या है? तो 2 वर्ष होती है। कोई भी कर्मचारी एक ग्रेड में 2 वर्ष रहेगा, उसके बाद ही उसको प्रमोट किया जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा ऑफ क्वेश्चन नंबर 79। अगला देखिए 80, क्वेश्चन नंबर 80 में देखिए, एमएसीपीएस के लिए बेंचमार्क एपीआर में, मतलब किसी को एमएसीपी देना है तो एपीआर में आउटस्टैंडिंग होना चाहिए, वेरी गुड होना चाहिए या गुड होना चाहिए? तो वेरी गुड होगा, वेरी गुड होगा, बहुत अच्छा होगा, तभी उसको एमएसीपी दिया जाएगा। एमएसीपीएस क्या होता है? एमएसीपीएस की फुल फॉर्म आप देख लीजिए, मॉडिफाइड एस्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन, मॉडिफाइड एस्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम, जो लागू हुई थी 1 सितंबर 2008 से ये लागू की गई है। यहाँ पर अपार भी पूछा है, तो अपार का फुल फॉर्म कई बार पूछ लिया जाता है, एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट। इसमें ही आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड, गुड दिया जाता है और इसी के आधार पर एमएसीपी का निर्धारण होता है कि इसको एमएसीपी देना है या नहीं देना है। किसी का गुड है तो उसको एमएसीपी नहीं दी जाएगी। एमएसीपी पूरी साल में 3 बार मिलती है कि एक ही ग्रेड में 10 साल, 20 साल और 30 साल, मतलब एक ग्रेड में कम से कम 10 साल की सेवा होनी चाहिए। दूसरी एमएसीपी तो दूसरे ग्रेड या उसी ग्रेड में 10 साल की सेवा, तो ऐसे 10 साल, 20 साल, 30 साल पर ये 3 एमएसीपी दी जाती हैं। तो यहाँ पर वेरी गुड राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए 81, एस बी एफ स्टाफ बेनिफिट फंड, ये इसकी फुल फॉर्म होगी। सरकार के प्रति व्यक्ति योगदान कितना है? तो 800 रुपये होता है। पहले ये 500 रुपये होता था, अभी 800 रुपये हो गया है। स्टाफ बेनिफिट फंड इसको लागू किया गया था 1931 में और इसके अध्यक्ष होते हैं हेडक्वार्टर स्तर पर पीसीपीओ, और मंडल स्तर की बात करते हैं तो सीनियर डीपीओ इसके अध्यक्ष होते हैं। कई बार ये पूछ लिया जाता है, तो आप इसको ध्यान रखें। स्टाफ बेनिफिट फंड, इसमें 800 रुपये प्रति व्यक्ति योगदान है, पहले 500 हुआ करता था। ये लागू हुआ है 1931 से। हेडक्वार्टर स्तर पर इसके अध्यक्ष पीसीपीओ होते हैं और मंडल स्तर पर इसके अध्यक्ष सीनियर डीपीओ होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 82, संभागीय स्तर पर एसएलवीएफ का सचिव कौन होता है? तो ये डीपीओ होते हैं, डीपीओ डिविजनल पर्सनल ऑफिसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। सॉरी, डीपीओ नहीं होते, ये होते हैं मंडल स्तर पर सीएसडब्ल्यूएल, मुख्य कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक। सॉरी, यहाँ पर डीपीओ नहीं होगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा, मुख्य कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक। संभागीय स्तर पूछा है, तो यहाँ पर संभागीय स्तर पर मुख्य कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक होगा। अगला देखिए 83, कर्तव्य के प्रति
समर्पण का अभाव आचरण नियम 1966 का उल्लंघन है। आचरण नियम के बारे में बात हुई है तो 1966 आचरण नियम की बात कर लेते हैं। 1966 के जो आचरण नियम हैं उनकी बात करेंगे तो टोटल आचरण नियम 26 आचरण नियम हैं। टोटल 26 जो नियम हैं वो है आचरण नियम। यहाँ पर हम क्वेश्चन के आंसर की बाद में बात करेंगे, पहले हम टोटल 26 नियम जो हैं उनके प्रमुख प्रमुख जो नियम हैं उनको यहाँ पर एक बार बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर उससे रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो एक बार उनको समझ लीजिए। 26 नियम हैं और रेलवे जो सर्विस कंडक्ट रूल है 1966 से टोटल 26 नियम हो गए। इसका जो उल्लेख है रेल स्थापना, जो रेलवे स्थापना का संहिता भाग 1 में इनका उल्लेख है। अब हम बात करें इनके नियमों की तो पहला जो नियम है उसमें संक्षिप्त नाम से संबंधित है। दूसरा जो नियम है वो उसमें परिभाषाएं। उसके बाद तीसरे का ए तत्परता शिष्टाचार। तीसरे के बी की बात करें तो उसमें सरकार की नीतियों का पालन, और सी की बात करें तीसरे के सी में महिला यौन उत्पीड़न से संबंधित है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पर, महिला यौन उत्पीड़न से संबंधित है। अब रूल नंबर जो नियम नंबर 5 है उसकी बात करें, राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना वर्जित है। रूल नंबर 6 की बात करें उसमें संघ या किसी संगठन में शामिल होना वर्जित है। रूल नंबर 7 की बात करें तो प्रदर्शन या धरना या जुलूस में भाग लेना वर्जित है। रूल नंबर 8 की बात करें तो प्रेस या मीडिया से संबंध रखना वर्जित है। रूल नंबर 9 की बात करें तो सरकार की आलोचना करना वर्जित है। सरकार की आलोचना करना वर्जित है। रूल नंबर 12 की बात करें तो रूल नंबर पूर्व अनुमति के बिना चंदा इकट्ठा करना वर्जित है। रूल नंबर 15 की बात करें तो निजी व्यापार या नौकरी करना वर्जित है। रूल नंबर 15 ए जो इम्पोर्टेंट है, रेलवे आवास को किराए पर देना वर्जित है। रूल नंबर 15 ए के बाद रूल नंबर 16 निवेश पैसे उधार देना या लेना वर्जित है। रूल नंबर 17 की बात करें तो दिवालियापन और आदतन कर्जदारी, इससे बचें। और रूल नंबर 18 की बात करें तो चल अचल संपत्ति से संबंधित है। रूल नंबर 22 की बात करें तो ड्यूटी के दौरान नशीले पदार्थों का सेवन करना वर्जित है। रूल नंबर 22 ए ये भी इम्पोर्टेंट है, बाल श्रम पर रोक है। 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको काम पर नहीं लगाया जाएगा। और रूल नंबर 26 की बात करें तो रूल नंबर प्रशासनिक आदेशों का पालन करना। जो रेलवे आचरण नियम है 1966, इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसमें समझाया हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप वहां से देख सकते हैं या मेरे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। तो रूल नंबर मैंने यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट आचरण नियम थे उनको बता दिया है। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन हल करेंगे। तो प्रति समर्पण भाव, कर्तव्य के प्रति समर्पण भाव है, ये रूल नंबर 3 में इस प्रकार से बताया गया है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 84, रेलवे कर्मचारी का अशिष्ट व्यवहार आचरण नियम 1966 का उल्लंघन है। तो व्यवहार से संबंधित है, ये भी व्यवहार से संबंधित है। तो रूल नंबर जो 1 का 3 है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा ऑफ क्वेश्चन नंबर 84। अगला देखिए 85, संथानम समिति का संबंध है। संथानम समिति आचरण जो नियम है उनसे संबंधित है। इसका जो उद्देश्य है सरकारी विभागों में कुप्रशासन को रोकना और भ्रष्टाचार को रोकना, ये संथानम समिति का उद्देश्य है और ये आचरण नियमों से संबंधित है। अगला देखिए 86 में देखिए नियम 3C आचार संहिता नियमावली किससे संबंधित है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि महिला यौन उत्पीड़न से संबंधित है। 3 का C, तो कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न, महिलाओं का यौन उत्पीड़न, ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा ऑफ क्वेश्चन नंबर 86। अगला देखिए 87, थोड़ी सी देखिए यहाँ पर मैंने फास्ट तरीके से आपको समझा रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती है, तो आपको यहाँ पर समझना होगा। आप थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, अपने हिसाब से यहाँ पर आप उसको समझ सकते हैं। मैंने थोड़ा सा फास्ट तरीके से आपको यहाँ पर समझाया है। क्वेश्चन नंबर 87, चल एवं अचल संपत्ति का उल्लेख आचरण नियम के उप नियम के अंतर्गत आता है। तो ये 18 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आचरण नियम जो है रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966, उसमें
रूल नंबर 18 चल अचल संपत्ति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88, जांच अधिकारी नियुक्त करने के लिए डैश एसएफ जारी किया जाता है, डैश एसएफ जारी किया जाता है। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन से पहले आपको कुछ डिटेल में आपको समझा देता हूं। जो रेलवे सर्विस से डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 है, आपने सुना होगा D&AR, जो डिसिप्लिन एंड अप्लाई रूल जो 1968 है, उसमें इस तरह से ये आप जो SF5, SF6 आपने सुना होगा, SF11 तो आपने सुना होगा, 4-5 तो ये सुना ही होगा। तो वो जो मानक फॉर्म है उनके बारे में बताया गया है। तो आप यहाँ पर एक बार उनको समझ लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चनों को करेंगे। तो पहला जो है देखिए, मानक फॉर्म टोटल 14 हैं, मानक फॉर्म 14 हैं। 14 में क्या क्या है आप देखिए। पहला अगर मानक फॉर्म है SF1, निलंबन, किसी व्यक्ति को निलंबित किया जाता है, SF1 जारी करके निलंबित किया जाता है। SF2 जारी जब होगा तो उस व्यक्ति को निलंबित मान लिया जाएगा, माना गया निलंबन। और SF3 में निर्वाह भत्ते से संबंधित है। SF4 की बात करें तो निलंबन से बहाली, अभी बताया था कि SF1 में निलंबित किया जाता है, SF4 में उसको बहाल कर दिया जाता है। SF5 आपने सुना होगा कि तो ये मेजर पेनल्टी होती है, बड़ी शास्ति होती है SF5। SF6 से दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति नहीं देने की सूचना SF6 में। SF7 देखिए, जांच अधिकारी नियुक्त करने के लिए, तो यहाँ पर देखिए जांच अधिकारी नियुक्त करने के लिए तो SF7 ए इज राइट आंसर होगा। SF8 की बात करें तो प्रस्तुति अधिकारी, प्रस्तुति अधिकारी SF8 है। SF9 को अभी हटा दिया गया है। SF10 की बात करें तो SF10 की जो बात करें तो SF10 में संयुक्त कार्रवाई का आदेश दिया जाता है। SF11 की बात करें तो ये छोटी शास्ति, माइनर पेनल्टी होती है। और SF12 की बात करें तो SF12 में ज्ञापन जहां नियम 14(1) के तहत कार्रवाई प्रस्तावित है तो SF12 जारी की जाती है। SF13 कब जारी होगी? जब सेवानिवृत्त कोई कर्मचारी है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है तो राष्ट्रपति से आदेश लिया जाता है, अनुमति ली जाती है SF13 में। और SF14 की बात करें तो सेवानिवृत्त जो कर्मचारी है उसको चार्जशीट दी जाती है। तो इस प्रकार से ये जो रेलवे सर्विस से डिसिप्लिन और अपील नियम है 1968, 14 मानक फॉर्म है। इसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप उसको भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको मैंने शॉर्ट में बता दिया है। यहाँ पर देखिए, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि जांच अधिकारी SF7 जब जारी करेंगे तो जांच अधिकारी की नियुक्ति होगी। अपील नियम डैश दिन DA&R जो डिसिप्लाइन एंड अपील रूल है द्वारा निर्धारित किया जाता है कि अपील यदि करनी है तो 45 दिन के भीतर अपील आपको करनी होगी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 90, निर्वाह भत्ते के लिए आपको 3 SF3 जारी होती है। अभी आपको मैंने बताया था क्या, इसलिए यहाँ पर एक साथ मैंने आपको समझा दिया था कि क्योंकि कई क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले थे, इसलिए पहले ही ऑलरेडी आपको मैंने जो डिसिप्लिन एंड अपील रूल है 1968 एक साथ आपको बताया दिया। यहाँ पर देखिए, निर्वाह भत्ते के लिए दावे के लिए SF3 का उपयोग किया जाता है। अगला देखिए 91, यदि निलंबन अवधि 90 दिनों से अधिक बढ़ा दी जाती है तो निर्वाह भत्ते डैश वृद्धि की जाएगी। तो ये 50% की वृद्धि की जाएगी, 50% की वृद्धि की जाएगी 91 में। पूर्व में जो भी भत्ता मिल रहा है, जो भी निर्वाह भत्ता मिल रहा है, उसमें 50%, उसका जो 50% है उसमें वृद्धि की जाएगी। और अधिकतम ये 50% से अधिक नहीं हो सकती है। और अगर वेतन के बात करें तो वेतन के 75% से अधिक नहीं हो सकती। पूर्व में जो भी वेतन मिल रहा है उसके 50% से अधिक नहीं हो सकती। और पूरे वेतन की बात करें तो उसके 75% से अधिक नहीं हो सकती। तो यहाँ पर जो पूछा गया है कि जो वेतन मिल रहा है और जो निर्वाह भत्ता जो मिल रहा है उसके 50% से अधिक नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, BORA इज पेबल टू बोरा, BORA दे है, किसको दिया जाता है? तो ये रनिंग स्टाफ को दिया जाता है BORA। BORA पहले समझ लीजिए
BORA ब्रीच ऑफ रेस्ट अलाउंस से, जिसको हिंदी में बोलेंगे विश्राम भत्ता उल्लंघन, कि कोई भी रनिंग कर्मचारी है उसको विश्राम का जो समय दिया गया है उससे पूर्व उसको यदि बुलाया जाता है तो उसको विश्राम भंग कहा जाएगा, या सॉर्ट ऑफ, हिंदी में कहेंगे सॉर्ट ऑफ कहा जाएगा उसको, विश्राम भंग या सॉर्ट ऑफ उसको कहा जाएगा। अब ये कैसे डिसाइड होता है कि रनिंग स्टाफ में कब उसको सॉर्ट ऑफ माना जाएगा या विश्राम भंग माना जाएगा? मैंने आपको बताया था कि HOER में 4 तरह के कर्मचारी होते हैं, जिसमें गहन जो कर्मचारी हैं उनको 12 घंटे से पूर्व यदि बुला लिया जाता है तो विश्राम भंग माना जाता है। यदि निरंतर जो कर्मचारी हैं उनको 10 घंटे से पूर्व ड्यूटी पर बुला लिया जाता है तो विश्राम भंग माना जाएगा। और जो आवश्यक रूप से ब्राह्मी हैं, एसेंशियल इंटरमिटेंट, उनको 8 घंटे से पूर्व यदि बुला लिया जाता है तो उनको उसको सॉर्ट ऑफ या विश्राम भंग माना जाएगा। तो ब्रीच ऑफ रेस्ट अलाउंस से विश्राम भत्ता उल्लंघन किसको दिया जाता है? रनिंग स्टाफ को ये दिया जाता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने समझाया था कि गहन कर्मचारियों को 12 घंटे से पूर्व, निरंतर को 10 घंटे से पूर्व और EI को 8 घंटे से पूर्व बुलाया जाता है तो विश्राम भंग माना जाएगा। 93 देखिए, लेवल 2 में क्लर्क के लिए पदोन्नति कोटा हेतु चयन समिति किस स्तर के अधिकारी का गठन करेगी? तो ये सीनियर स्केल अधिकारी, सीनियर स्केल अधिकारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 94, वरिष्ठ सहकर्मियों, अधीनस्थों और ग्राहकों द्वारा किए गए मूल्यांकन को डैश कहा जाता है? तो 360 डिग्री फीडबैक कहा जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर है ऑफ क्वेश्चन नंबर 94। अगला देखिए 95, मानव संसाधन प्रबंधन को बेहतर बनाने में मदद करता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हेल्प टू इम्प्रूव दी, जो HRMS है वो किसको बेहतर बनाने में मदद करता है, ये पूछा गया है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम HRMS आपने सुना होगा। तो HRMS में आईडी होती है, 6 अंक की एक आईडी होती है, और पासवर्ड उस समय जो दिया गया था टेस्ट 1 2 3 इस तरह से पासवर्ड दिया गया था। तो जो HRMS है, रेलवे में जो इसकी शुरुआत हुई थी 26 नवंबर 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी। ये एक डिजिटल सॉफ्टवेयर है, ये एक डिजिटल सॉफ्टवेयर है जिसमें जो कर्मचारियों का डाटा रहता है, वेतन रहता है, उसका अवकाश है, उससे उसने कोई ऋण लिया है, ई पास, पेंशन, ऑनलाइन आवेदन आदि कार्यों को ये ऑनलाइन संशोधित संचालित करता है। तो इसमें क्या है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाने में मदद करता है HRMS। आपको पता होगा कि पास के लिए पहले बाबुओं के पास जाते थे, अभी आप तुरंत पास बना लेते हो, छुट्टियां लगा देते हो, आपको कोई एप्लीकेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है। अपना पूरा डाटा उसमें आप देख सकते हो, कितना वेतन है, कितने अवकाश आपके पास बचे हुए हैं, LAP कितनी है, HLAP कितनी है, और कोई भी आवेदन करना है, जैसे ट्रांसफर का लिए आवेदन करना है तो आप HRMS से कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी उससे बढ़ चुकी है, बेहतर बनाने में ये मदद करेगा प्रोडक्टिविटी। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव संसाधन सूचना प्रणाली HRIS, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में बात हो रही है। तो मानव संसाधन सूचना प्रणाली का मतलब क्या है? तो ये मतलब है मुख्य प्रक्रिया को सुव्यवस्थित प्रणालियों में एकीकृत करना, ये भी रहेगा, और कोर प्रक्रिया को स्ट्रीमलाइन लाइन प्रणाली में सहयोग करता है, ये भी करेगा। मुख्य प्रक्रिया को स्ट्रीमलाइन प्रणाली में नियोजित करें, ये भी करेगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अगला देखिए 97, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण CAT सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के समक्ष विवाद से संबंधित आवेदन करने की अवधि क्या है? तो ये अवधि होती है 1 वर्ष की, अवधि होती है 1 वर्ष की। राइट आंसर ऑप्शन सी है। यहाँ पर देखिए कैट के बारे में बात करें तो कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1985, 1 नवंबर 1985 अनुच्छेद 323 के तहत, 323A के तहत इसकी स्थापना की गई 1 नवंबर 1985 को। CAT की जो कैट है उसकी स्थापना की गई। टोटल जो सदस्य होते हैं 11 सदस्य होते हैं। इसकी जो फीस होती है, कोई किसी को कोई
यहाँ पर एप्लीकेशन लगानी है तो जो उसकी फीस होती है 50 रुपये होती है। इसमें जो सदस्य हैं, सदस्य के रिटायरमेंट की उम्र होती है 62 वर्ष से, और अध्यक्ष जो उपाध्यक्ष हैं उसके 65 वर्ष पर ये रिटायरमेंट होते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और टोटल जो सदस्य हैं 11 हैं। सदस्य की सेवानिवृत्ति की उम्र 62 वर्ष, और जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष होती है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 98। कैट में प्रशासनिक सदस्य की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? सदस्य की पूछी है तो 62 वर्ष है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, आपको ऑलरेडी यहाँ पर मैं बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 99। 10 दिनों से अधिक के लिए यात्रा भत्ता स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी कौन है? 60 दिन है, 60 दिन है, 10 नहीं, 60 दिनों से अधिक के लिए यात्रा भत्ता। यहाँ पर डीआरएम साहब होते हैं, लेकिन जो आंसर की है उसमें इनमें से कोई भी नहीं दिया हुआ है, तो आप इसको देख लीजिए। वैसे डीआरएम साहब होते हैं, आप इसको एक बार देख लें। अगर जो भी सही लगे आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पर दे सकते हैं। यात्रा भत्ता की बात हुई थी, तो टीए कब मिलता है? जब आप हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर दूर जाएंगे तो ही आपको टीए दिया जाएगा। और कितना टीए मिलता है? जब आप हेडक्वार्टर से 6 घंटे से कम समय के लिए जाते हैं तो 30% एचआरए दिया जाता है। 6 घंटे से 12 घंटे तक यदि आप हेडक्वार्टर से बाहर रहते हैं तो 70% वो टीए दिया जाता है। और यदि आप 12 घंटे से अधिक समय तक रहते हैं तो 100% टीए दिया जाता है। तो 8 किलोमीटर से दूर रहेंगे तो टीए मिलेगा। 6 घंटे से कम समय के लिए दूर है तो 30%, 6 से 12 घंटे तक के लिए 70%, और 12 घंटे से अधिक का समय आप बाहर हैं तो 100% टीए दिया जाएगा। टीए में आपको पता है कि ये लेवल 1 से 5 तक 625 रुपये मिलते हैं, और 6 से 8 तक के 1000 रुपये मिलते हैं। लेवल 9 से लेके 11 तक 1125 रुपये मिलते हैं। ये नए की बात कर रहा हूँ, पुराने की बात नहीं कर रहा हूँ। लेवल जो 12 है और 13 है उसमें 1250 रुपये मिलते हैं, और लेवल 14 है उसमें 1500 रुपये दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 100। योजना शीर्ष 51 किससे संबंधित है? योजना शीर्ष 51 किससे संबंधित है? तो ये स्टाफ एंड वेलफेयर, जो स्टाफ वेलफेयर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे क्वार्टर, रेलवे कर्मचारी और रेलवे क्वार्टर का निर्माण से संबंधित है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा ऑफ क्वेश्चन नंबर 100। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 101। यहाँ तक जो क्वेश्चन थे उसके बाद 101 तक ये राजभाषा से संबंधित है। राजभाषा के 10 क्वेश्चन आते हैं, और ये 10 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं। आपको इनका ही एडवांटेज मिलता है कि आप इनमें से जो 10 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा दिए गए हैं वो 10 क्वेश्चन यही होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 101 में संसद द्वारा राजभाषा पर प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो कब पारित हुआ है? 18 जनवरी 1968 को। 18 जनवरी 1968 को संसद द्वारा राजभाषा पर प्रस्ताव पारित किया गया है। राजभाषा जो संघ की राजभाषा है, अनुच्छेद 343(1) में कहा गया है कि जो संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। इसका जो उद्देश्य है, जो राजभाषा है उसका उद्देश्य संघ के आधिकारिक जो कार्य होंगे वो हिंदी में प्रयोग को बढ़ावा देना और उसे चरणबद्ध तरीके से लागू करना, ये इसका उद्देश्य है राजभाषा से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 102। राजभाषा नियम कब पारित किए गए? तो टोटल राजभाषा के 17 नियम होते हैं। टोटल राजभाषा के 12 नियम होते हैं। राजभाषा के टोटल जो नियम है वो 12 नियम, 17 नहीं है, 12 नियम होते हैं राजभाषा के। ये 10 जुलाई 1976 को पारित किए गए थे। तो 1976 राइट आंसर हो जाएगा, पूरा है 10 जुलाई 1976 है। इसके बाद इनको संशोधित किया है 1987 में एक बार संशोधित, उसके बाद 2007 में संशोधित, और 2011 में संशोधित ये हो चुके हैं। पारित किए गए थे 10 जुलाई 1976। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 102। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 103। मैथिली, बोडो, डोंगरी, संथाली को किस वर्ष 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? तो
8वीं अनुसूची में जो स्टार्टिंग में भाषाएं थी 14 भाषाएं थी। उसके बाद टोटल अभी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। यहाँ पूछा गया है मैथिली, बोडो, डोंगरी और संताली को किस वर्ष 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो यहाँ पर देखिए मैं 14 के बाद जितने भी भाषाएं जुड़ी हैं उन सभी को बता देता हूँ। 15वीं जो भाषा थी वो थी सिंधी। 15वीं जो भाषा थी वो सिंधी थी। ये जो 1967 में अमेंडमेंट हुआ था उसके तहत इसको जोड़ा गया था। 1967 में इसको जोड़ दिया गया था 15वीं भाषा। अब बात करें 16वीं भाषा की और 17वीं भाषा और 18वीं भाषा। 16वीं कोंकणी, कोंकणी और 17वीं मणिपुरी, मणिपुरी और 18वीं नेपाली, नेपाली, कोमनी, कोमनी जिसको शॉर्ट में बोल देते हैं कोमनी, कोमने, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। 16, 17, 18 इनको 71वां संविधान संशोधन 1992 में ये 3 भाषाओं को जोड़ा। 15 और 3 कितनी होगी? 18 भाषाएं होगी। उसके बाद देखिए 18 के बाद 19, 20, 21 और 22 यहाँ पर देखिए मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली जो हैं इनको जोड़ा गया था 2003 में। 2003 में और संशोधन था 92वां संविधान संशोधन 92वां जो संविधान संशोधन था 2003 उसमें इनको जोड़ा गया था। तो यही हमसे पूछा गया था कि ये भाषाएं कब जोड़ी गई। तो ये 19, 20, 21, 22 भाषाएं थी। 19, 20, 21, 22 जो भाषाएं हैं इनको 2003 में 92वें जो संविधान संशोधन था उसमें जोड़ा गया था। 2003 इसका राइट आंसर हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 103। अगला देखिए 104, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब लागू हुई? राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब लागू हुई? तो ये 26 जनवरी 1965 को लागू हुई। 26 जनवरी 1965 को लागू हुई। राजभाषा जो अधिनियम है वो 10 मई 10 मई 10 मई 1963 को बने थे। राजभाषा अधिनियम की बात हो रही है तो 10 मई 1963 को। उसके बाद ये 1967 में संशोधित हुए थे। धारा 3(3) की बात हुई है तो धारा 3(3) के अधीन 14 दस्तावेजों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में अनिवार्य रूप से तैयार किया जाना है, तैयार किया जाना था। तो 14 जो दस्तावेज थे उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है। यहाँ जो पूछा गया था राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब लागू हुई? तो 26 जनवरी 1965 है। और राजभाषा अधिनियम पारित हुए थे 10 मई 1963 को ये पारित हुए थे। अगला देखिए 104 के बाद 105, आधिकारिक भाषा नियमों के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? तो 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। कै, ख और ग 3 क्षेत्र हैं। 3 क्षेत्रों में इनको वर्गीकृत किया गया है। 3 जो क्षेत्र हैं उनमें वर्गीकृत इनको किया गया है। कै क्षेत्र में कौन कौन है? तो कै क्षेत्र में 9 राज्य हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, टोटल 11 है। तो 11 में कौन है? कै में एक बार सुन लीजिए, एक बिहार है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उत्तराखंड है और राजस्थान और यूपी, ये 9 राज्य हैं। और इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो कै क्षेत्र में इनको रखा गया है। दोबारा से सुनिए, कै क्षेत्र में बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, यूपी, ये 9 राज्य हो गए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो इस तरह से इनको रखा गया है कै क्षेत्र में। ख क्षेत्र में कौन कौन रखे गए हैं? तो ख क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब, 3 राज्य हो गए। गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब 3 राज्य हो गए। चंडीगढ़, दमन दीप और दादर नागर हवेली, ये 3 और 2 यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश हो गए। दमन दीप, दादर नागर हवेली। गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, दमन दीप, दादर और नागर हवेली। अगर हम गय की बात करें तो गय में इन 2 में जो भी नहीं आए, जो राज्य नहीं आए वो गय में काउंट किए जाते हैं। तो इस तरह से
3 क्षेत्रों में इनको बाँटा गया है। अगला देखिए 106 से राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुए? अभी बताया था 10 मई 1963 को ये पारित हुए। 10 मई 1963 को ये पारित हुए। अगला देखिए 107 राजभाषा नियमों में संशोधन कब किया गया? तो राजभाषा नियमों में आपको बताया था कि 1987, उसके बाद 2007 और 2011 इस तरह से संशोधन हुआ। तो यहाँ पर देखिए 1987 है, राइट आंसर ऑप्शन सी इज हो जाएगा 107 का। अगला देखिए हर वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? हिंदी को राजभाषा के रूप में इस दिन स्वीकार किया था, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक है हिंदी जो है विश्व हिंदी दिवस है, विश्व हिंदी हिंदी दिवस है, विश्व हिंदी दिवस है, ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। और 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? 10 जनवरी 1975 को 10 जनवरी 1975 को नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कराया गया था। उसकी स्मृति में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। यहाँ जो पूछा गया था हिंदी दिवस, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? कि हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। अगला देखिए 109 आधिकारिक भाषा नियमों के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आते हैं? तो ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया कि कै क्षेत्र में आते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 9 इसमें राज्य हैं, वो आते हैं कै क्षेत्र में। कै का मतलब ए बी सी, कै ख ग या ए बी सी, तो ए क्षेत्र में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 1010, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस पेपर का। बहुत ही अच्छा ये पेपर रहा है, बहुत अच्छा पेपर था। क्वेश्चन देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की आधिकारिक भाषा के संबंध में प्रावधान है? तो अनुच्छेद 345 में राज्यों की आधिकारिक भाषा के संबंध में प्रावधान है। राजभाषा से संबंधित जो अनुच्छेद है 343 से लेके 351 तक 9 अनुच्छेद हैं। 9 अनुच्छेद हैं, तो 9 अनुच्छेद आपको ध्यान रख लेने हैं। यहाँ पर जो पूछा गया था राज्यों की आधिकारिक भाषा के संबंध में अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 345 यहाँ पर पूछा गया था। अनुच्छेद 345 यहाँ पर देखिए जो अनुच्छेद है 343 एक में जो बताया गया था कि राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी, इस तरह से यहाँ पर ये अनुच्छेद बताए गए हैं। तो अनुच्छेद को आप एक बार देख लीजिए 343 से 351 तक है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही बेहतरीन रही है और मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने का मिलेगा होगा। यदि आपको कुछ ऐसा लगता है कि मैंने कुछ मेहनत की है, आपके लिए कुछ वीडियो लेके आया हूँ, बहुत बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी के लिए।